आज हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ ही राज्यों की महत्वपूर्ण खबरों की। जानेंगे कि देश के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्यों की अहम खबरें क्या कुछ रहने वाली हैं। इन अहम खबरों के लिए हमारे साथ विभिन्न प्रदेशों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और सबसे पहले हम चलेंगे भोपाल, जहां से अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अनिरुद्ध जी, क्या कुछ बड़ी खबरें आज भोपाल से हैं? मध्य प्रदेश का सियासी मूड क्या कह रहा है और मौसम को लेकर भी किसी तरह का अलर्ट जारी किया गया है? अनिरुद्ध जी, देखिए, आज मध्य प्रदेश सरकार की डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है और लोकसभा चुनाव के पहले ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 1 या 2 और बैठकें हो सकती हैं। इसके बाद लोकसभा चुनाव की तारीखों का डिक्लेरेशन अगले महीने हो जाएगा। तो आज मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट की एक अहम बैठक है। इसमें कई प्रस्ताव आएंगे और जिसमें आगे के रोड मैप पे, खासकर जो आगे के 3 महीने के रोड मैप पे जिसके लिए कि अंतरिम बजट या लेखानुदान पेश किया गया है, उस पर खास चर्चा होगी और कई योजनाओं को मंजूरी मिलेगी। और खासकर वे योजनाएं जो लगातार पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में चला रही है, उसके लिए बजट का एलोकेशन भी हो सकता है। और देखा जाए तो आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कई महत्वपूर्ण बैठकें हैं, जिसमें नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट इसके संचालक मंडल की बैठक है और इसके अलावा ऊर्जा विभाग, आयुष विभाग की भी वे बैठक करेंगे और अधिकारियों को निर्देश देंगे कि किस तरह आगे कामकाज किया जाए। और देखा जाए तो आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय में दोपहर बाद यानी शाम को 4 बजे बाद एक बड़ी बैठक है, जो चुनाव समिति की बैठक है। और इसमें प्रदेश प्रभारी जो मध्य प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश प्रभारी है लोकसभा के, डॉक्टर महेंद्र सिंह, और सह प्रभारी सतीश उपाध्याय मौजूद रहेंगे। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। और आज संभवतः ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि जो मध्य प्रदेश की लोकसभा की 29 सीटें, उसका पैनल तैयार हो गया है। 2 से 3 नाम एक सीटों पे मुख्यमंत्री ने, संगठन ने तय की है। और ये चुनाव अभियान समिति की जो बैठक है, इन बैठकों में जो नाम तय होंगे या जो पैनल बनेगा, जिसकी पूरी संभावना है, उसे लेके मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज दिल्ली रवाना होंगे। और दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय संगठन और शीर्ष नेतृत्व के साथ उनकी एक बड़ी बैठक है। तो कुल मिला के देखा जाए तो राजनीतिक गहमागहमी आज मध्य प्रदेश में रहेगी और खासकर भारतीय जनता पार्टी आज लोकसभा चुनाव के लिए पूरी संभावना है कि पैनल बना सकती है। और ये पैनलों के नाम लेके मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देर शाम को दिल्ली रवाना होंगे और दिल्ली में उनकी केंद्रीय नेतृत्व से एक आज बड़ी बैठक है। निश्चित तौर पर आज बड़ी बैठक होने जा रही है और जिस तरीके से हमने देखा कि अमित शाह जब मध्य प्रदेश पहुंचे हैं तो रणनीति को जो आगे का बढ़ाने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। लेकिन जिस तरीके से हमने विधानसभा चुनाव देखे हैं या फिर उत्तर प्रदेश को लेकर जो एक्शन प्लान बीजेपी ने जारी किया है, क्या मध्य प्रदेश में क्या कुछ बीजेपी का आगे का रोड मैप दिखाई दे सकता है? अगर लोकसभा को लेकर जो उम्मीदवारों के नाम पर अगर चर्चा की जा रही है तो क्या कुछ फॉर्मूला इसका नजर आ सकता है? क्या पहले जो हमने विधानसभा में फॉर्मूला देखा वही यहाँ पर देखने को मिल सकता है? देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में एक मेगा कैंपेन लॉन्च किया। मेगा ड्राइव भारतीय जनता पार्टी चलाने जा रही है। और जहां तक बात करें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिनके नेतृत्व में 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ा था और पार्टी को 230 में से 163 सीटों का प्रचंड विजय मिली थी। और कांग्रेस को 66 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और उनके केंद्रीय नेतृत्व ने समेट के रख दिया था। कांग्रेस के सामने तो अभी अस्तित्व अपने संगठन को बचाने का है। उनको 29 कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं जो कि लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक हो। तो वो कांग्रेस पार्टी इस पे मंथन कर रही है। जीतू पटवारी पीसीसी चीफ मंथन कर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक नया प्लान बनाया है जिसमें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव में एक बड़ा कैंपेन चलाएंगे। और मुरैना में भजन लाल शर्मा बैठक करने जा रहे हैं। ये बैठक पूरी तरह से पार्टी की बैठक होगी और लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक होगी। तो 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भारतीय जनता पार्टी बड़े रूप में मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में उतारने जा रही है, जिसकी शुरुआत जल्दी ही होने जा रही है। और देखा जाए तो तीनों मुख्यमंत्री बड़े लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान हो, हरियाणा हो या उत्तर प्रदेश हो। और इनका लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बखूबी इस्तेमाल करेगी मध्य प्रदेश के चुनाव में। और उनका यही उद्देश्य रहेगा कि मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएं।
निश्चित तौर पर हम देखिए तमाम लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी हो या कांग्रेस, तमाम जो रणनीतियां क्या कुछ है, क्या कुछ आगामी समय में कार्यक्रम देखने को मिल सकते हैं, इन पर और विस्तार से भी हम चर्चा करेंगे। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनसे अभी तमाम प्रतिक्रिया ले लेते हैं, क्या कुछ जानकारी है। मुंबई से ब्यूरो चीफ राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं, देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और लखनऊ से हमारे सहयोगी राशिद अलवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, मैं पहले आपके पास आ रहा हूं, क्या कुछ आज बड़ी खबरें हैं, बड़ी जानकारी है जो कि सियासत से जुड़ी है या फिर मौसम से जुड़ी, अगर आप वहां पर क्या कुछ स्थिति है वो बताएं, या फिर और जो अन्य खबरें हैं उनको लेकर सभी की निगाहें रहेंगी, क्या कुछ बड़ी खबरें वो रहेंगी? ये सब बता दूं, बॉलीवुड से बड़ी दुखद खबर आ रही है। भजन सम्राट और गायक कलाकार जो पंकज उधास है, उनका कल निधन हो गया। कल वो मुंबई में आखिरी सांस ली। 72 साल की एज में उनकी कल निधन हुआ। और जिस तरह से उनको पद्म श्री मिला था, और जिस तरह से गुलाम अली के बाद अगर भारत में अगर कोई गजल गायक माना जाता था तो पंकज उधास होते थे। जगदीश सिंह के जाने के बाद पंकज उधास की बहुत महत्व बढ़ गया था। और पंकज उधास के जिस तरह से जाने के बाद पूरा बॉलीवुड कल दुख में डूबा रहा। पूरी बड़े बड़े कलाकार हो जो जिनके गानों से वो फेमस होके आज बड़े सुपरस्टार बन गए, तो उनको लेके काफी पूरा बॉलीवुड, पूरा मुंबई और राजनेताओं का भी शोक संदेश आया। और उन्होंने, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक संदेश प्रकट किया। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं पूरा बॉलीवुड कल दुख में डूबा रहा था। और जिस तरह से पंकज उधास के जो गाने हैं ना, जो हमेशा अमर रहेंगे। जिस तरह से एक हम लोग भी पंकज उधास के वो गाने सुन के बड़े हुए, जिससे चिट्ठी आइए आइए जो नाम पिक्चर का एक गाना था, तो उसको लेके भी काफी यहाँ पे लोग आज कल पूरे दिन यहाँ लोग गुनगुना ही रहे थे, उनको याद कर रहे थे। और जिस तरह से उनकी गजल में है कि महंगी बहुत हुई शराब की थोड़ी थोड़ी पिया करो, तो वो दो लाइनें जो आज भी लोग कानों में गुनगुनाते हैं। और आज भी क्या नाम है, पंकज उधास हमेशा के लिए अमर हो चुके। लेकिन काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। वो बताया जा रहा है कि साल भर हो गए, कहीं भी किसी अवार्ड फंक्शन में नहीं दिखते थे, कहीं भी बॉलीवुड के किसी कार्यक्रम में नहीं दिखते थे। लास्ट टाइम में कपिल शर्मा के कार्यक्रम में दिखे थे, जब हरिहरन, अनूप जलोटा और पंकज उधास को बुलाया गया था। तो लास्ट समय के बाद उसके बाद वो कभी भी किसी स्टेज के साझा करते हुए नहीं देखे गए। और कल बहुत बड़ी क्षति हुई। और दूसरी बड़ी जो खबर आ रही है, उद्धव ठाकरे गुट को है। उद्धव ठाकरे गुट के जो शिवसेना है, उसकी परेशानी खत्म होने का नाम नहीं रही। कल उसको 50 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाया गया है। क्योंकि वो जो शिवसेना बनी थी, तो उसके बाद उस शिवसेना फंड में से 50 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। इस पे EOW ने जांच शुरू कर दी है और उनके सिरदर्द बढ़ गए। लोकसभा चुनाव आने के बाद ये बहुत बड़ा झटका लगेगा। अगर कुछ बड़ी कार्रवाई होती है तो शायद इलेक्शन में भी वो निरस्त किए जा सकते हैं, क्योंकि घोटाला बहुत बड़ा है, 50 करोड़ का मामला है। और एकनाथ शिंदे और EOW ने जांच शुरू कर दी है कल से। तो ये बहुत बड़ी खबर है। और तीसरी जो खबर आ रही है, वो एक सीट के लिए तो डिसाइड हो गया लोकसभा, चाहे सत्ता तो चाहे विपक्ष, तो अभी तक पूरी सीटें तो नहीं डिसाइड हुई। जिस 48 में से तो एक सीट बारामती की है, जहां अजित पवार खुद लड़ेंगे। और अजित पवार के खिलाफ शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले खुद लड़ेगी। कल प्रचार प्रसार दोनों ने चालू कर दिया, सुप्रिया सुले ने भी और अजित पवार की पत्नी ने, दोनों ने शुरू कर दिया। तो एक सीट तो कंफर्म हो गई है, क्या नाम है, ऋषभ यहाँ पे। और बात करें क्रिकेट जगत की, तो कल टेस्ट मैच में कल जिस तरह से इंडिया ने 3-1 से आगे हो गया, और रोहित शर्मा और शुभम गिल हाफ सेंचुरी मार के कहीं ना कहीं इंग्लैंड को बैकवर्ड पे ला दिए और 3-1 से आगे हो गए। जी निश्चित तौर पर ये तमाम खबरें आपने, महत्वपूर्ण खबरें साझा की, और जिस तरीके से पंकज उधास जी के जीवन के बारे में आपने तमाम बातें कही, वो बहुत अच्छे आपने उनके जीवन को पेश किया, तमाम जानकारी आपने साझा करी। आप पर मैं लौटूंगा। अवनीश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से तमाम लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां भी हैं, और क्या कुछ बड़ी खबरें आज उत्तराखंड से आप साझा कर रहे हैं, और साथ ही आज बजट सत्र का दूसरा दिन भी है, उसे लेकर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल ऋषभ, देखिए आज यहाँ पे बजट सत्र का दूसरा दिन है और कयास लगाए जा रहे थे कि यहाँ पे बजट जो है वो यहाँ पे पेश होगा 4 बजे के करीब। परंतु ये पहली बार राज्य गठन के पहली बार जो है यहाँ पे 12:30 बजे जो है वो बजट पेश किया जाएगा और उसके बाद जो है चर्चा की जाएगी। और यहाँ पर जिस तरीके से विकसित भारत और विकसित राज्य की बात की जा रही है, उसी तर्ज पे आज यहाँ पे जो है बजट रखा जाएगा। और 90,000 करोड़ का बजट ये माना जा रहा है और उसको लेके कई लुभावनी बातें भी यहाँ पे सामने आ रही है कि यहाँ पे हो सकता है बजट जो है कई लोगों को फायदे भी पहुंचाए। जिस तरीके से पहले ही यहाँ पे बात कर चुके थे पुष्कर सिंह धामी, उनका कहना था कि ये जो बजट होगा मातृशक्ति को और युवाओं को खास करके रख के सामने देखा जाएगा। और वहीं दूसरी ओर उन्होंने कल जो है जिस तरीके से यहाँ पे 3 रेलवे स्टेशन के पुनरुद्धार के लिए 40 करोड़ की जो है धनराशि मुक्त की है, वो एक अपने में बहुत बड़ी बात हो गई है। जिस तरीके से टनकपुर की बात करें, काशीपुर की बात करें, कोटद्वार की, तो इन रेलवे स्टेशन के विस्तारीकरण के लिए उन्होंने 40 करोड़ का जो है यहाँ पे जो है जो राशि है वो मुक्त की है और वर्चुअली उसका उद्घाटन भी किया है। और लगातार उनका कहना था कि यहाँ पे जितने भी होंगे रेलवे कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा। और साथ ही उनका जो अब एक सबसे बड़ी बात जो सामने निकल के आ रही है ऋषभ,
वो जिस तरीके से यहाँ पे चाहे वो यूसीसी की बात हो, भू कानून की बात हो, भूमाफिया फिर नकल कसने की बात हो, लगातार जिस तरीके से नकल विरोध की बात हो, अब एक नया जो है यहाँ पे वो कानून लाने जा रहे हैं। उनका कहना था कि जो उपद्रवी है उनको यहाँ पे कतई बख्शा नहीं जाएगा और उनके लिए जिस तरीके से वो संपत्ति का नुकसान करते हैं, वो सरकारी हो चाहे निजी हो, और वो जो है उनके पास से वसूली की जाएगी। अगर ये लागू हो जाता है तो जो है ये जिस तरीके से उपद्रव होते हैं उन पर कहीं ना कहीं लगाम जरूर कसेगी। वहीं दूसरी ओर जो है यहाँ पे जो स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो बैठक कल होनी थी वो आज यहाँ पे जो है बीजेपी करेगी और जो उम्मीदवार है उनके नामों पे यहाँ पे चर्चा हो सकती है। और ऋषभ, एक सबसे बड़ी यहाँ पे जो शिक्षा विभाग की बात करें, ये एक बहुत बड़ी जो है यहाँ पे कल जो है आदेश जारी किए मुख्य सचिव ने। उनका कहना था कि जो सरकारी स्कूल है वो बच्चों को दाखिला देने में आनाकानी करते हैं, दस्तावेजों की यहाँ पे दुहाई देते हैं कि दस्तावेज कम है और किसी ना किसी बात पे रोड़ा अटकाते हैं। उसके लिए बाकायदा मुख्य सचिव ने यहाँ पे आदेश जारी कर दिए है कि अगर कोई भी स्कूल बच्चे को जो है दाखिला नहीं देगा और दस्तावेजों की कमी बताएगा, उसका जो है यहाँ पे गाज गिरने उस पर निश्चित है। जी निश्चित तौर पर अमित जी, काफी महत्वपूर्ण खबरें आपने साझा की। तमाम और खबरें हैं लोकसभा चुनाव को लेकर हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे और साथ ही भू कानून का आपने जिक्र किया, मैं उस पर भी आप पर लौटूंगा। लेकिन राशिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राशिद, पहले आप बताएं क्या कुछ बड़ी खबरें उत्तर प्रदेश की है, क्या कुछ आज सियासी मूड वहां पर दिखाई दे रहा है या फिर वो खबरें जिस पर आज चर्चा का विषय जो रहेंगी? जी बिल्कुल, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अगर आज की बात करें तो आज राज्यसभा का चुनाव है जिसमें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल विधायक दल का बैठक किए थे, जो विधायक थे उनके साथ बैठक किए थे। और दूसरी बात है कि अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी कल अपने विधायक दल की बैठक किए थे, विधायकों को अपने कार्यालय पर बुलाए थे और बैठक किए थे। और दूसरी बात है कि बैठक के बाद जब रात हुआ तो रात्रि भोजन भी विधायकों के साथ किए। और अगर समाजवादी पार्टी के आशंका की बात करें, जैसे राज्यसभा चुनाव है, आज चुनाव में विधायक वोट करेंगे, तो अगर उसमें बात करें तो समाजवादी पार्टी के जो कुछ विधायक हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि अपना दल से जो पल्लवी पटेल है वो भी कल मौजूद नहीं रही, और दूसरी बात जो राकेश पांडे हैं वो भी मौजूद नहीं थे, अभय सिंह भी मौजूद नहीं थे और राकेश सिंह भी मौजूद नहीं थे। जो कुछ विधायक हैं, जिससे कि 8 विधायक कल अखिलेश यादव के यहाँ मौजूद नहीं थे और रात्रि भोजन में भी नहीं थे, उनके बैठक में भी नहीं थे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या समाजवादी पार्टी धीरे धीरे लोकसभा तो है ही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी ने गठबंधन कर रखा है। और दूसरी बात है कि अगर राज्यसभा के चुनाव में भी क्या अखिलेश यादव, ऐसा लग रहा है कि जैसे समाजवादी पार्टी पीछे जा रही है। और दूसरी बात, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक जो दूसरे दल से भी गए हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं, वो भी कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक में शामिल रहे। निश्चित तौर पर राशिद, देखिए महत्वपूर्ण खबरें आपने जिक्र की और राज्यसभा की वोटिंग को लेकर 10 सीटें हैं। ऐसे में 3 सीटें सपा ने अपने जो उम्मीदवार उतारे हैं, 7 बीजेपी उतारती आई है, लेकिन बीजेपी ने एक 8वां उम्मीदवार भी उतारा है। अब क्या क्रॉस वोटिंग अगर होती है या ऐसी कोई संभावना है कि सपा को इससे नुकसान पहुंच सकता है? अगर एक जो कैंडिडेट बीजेपी ने अतिरिक्त उतारा है, क्या वो बीजेपी के खाते में जा सकता है? क्योंकि वहां पर आमने सामने का मुकाबला देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, यही तो जो विधायक है जिस राज्यसभा चुनाव का जो एक एक्स्ट्रा सीट है उसको देखते हुए जो विधायक हैं वो उनको क्रॉस वोटिंग ना हो उसको देखते हुए कल बैठक भी की गई थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी कल बैठक की थी, अखिलेश यादव भी बुला के अपने विधायकों के साथ बैठक किए थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बुला के बैठक किए थे। अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो भारतीय जनता पार्टी के पाले में जा सकता है। निश्चित तौर पर देखना महत्वपूर्ण होगा, क्या कुछ शाम तक परिणाम देखने को मिलेंगे। हालांकि लगभग परिणाम तय माने जा रहे हैं, लेकिन वो एक सीट का जो दाव पेच फंसा हुआ है उस पर क्या कुछ नतीजे होंगे, आपसे और भी जानकारी लेंगे। सीधा भोपाल चलेंगे। अनुज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से आपने तमाम खबरों का जिक्र किया, भारतीय जनता पार्टी बैठकें कर रही है और एकदम जो लोकसभा चुनाव को लेकर टारगेट है उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ रही है, लेकिन कांग्रेस में क्या कुछ रणनीति फिलहाल हलचल देखने को मिल रही है? क्योंकि कल की जो खबर थी कि के मिश्रा जो मध्य प्रदेश कांग्रेस में मीडिया प्रभारी के पद पर है वो अपने इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं, और क्या कुछ फिलहाल वहां पर नजर आ रहा है? क्या रणनीति है या फिर पार्टी में ही किसी तरह की ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है जो तमाम तरीके से सवाल निशान खड़े कर रही है?
देने की पेशकश कर रहे हैं वो उन्हीं की रणनीति है, क्योंकि के मिश्रा को 2 मार्च से तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुरैना से मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। उसके लिए शोभा ओझा जो कांग्रेस की पूर्व महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके साथ के मिश्रा को कोऑर्डिनेट करने को कहा गया। तो उनके पास इतना समय नहीं रहेगा कि वे यहाँ रह पाए, इसलिए उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है, जो कि कांग्रेस की अपनी ही बनाई हुई रणनीति है। लेकिन जहाँ तक बात करें हम पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की, तो जीतू पटवारी लगातार पिछले कुछ दिनों से, लगभग 15 दिनों से संगठन की बैठकें ले रहे हैं, लेकिन अभी पिछले 2-3 दिनों से उनका फोकस राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाली है, और ये यात्रा अभी 5 दिन के ब्रेक पे है। और राहुल गांधी आज और कल कैम्ब्रिज में मौजूद रहेंगे। वह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपना व्याख्यान देगा, और पूरे देश की निगाह है कि कैम्ब्रिज में, ब्रिटेन में, लंदन में वो क्या क्या कहते हैं। और कैम्ब्रिज वही विश्वविद्यालय जहाँ पे राहुल गांधी की शिक्षा हुई है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के सूत्र बताते हैं कि उनका ये जो कार्यक्रम है वो पहले से तय था। तो 2 दिन तक कांग्रेस नेता और भारतीय जनता पार्टी की भी पूरी यूनिट नजर रखेगी कि राहुल गांधी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपने संबोधन में क्या कहते हैं। और इसके बाद वे दिल्ली में भी कुछ बैठकों में शामिल होंगे, और 2 मार्च को वे मुरैना से अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे। हालांकि वे पहले धौलपुर जाएंगे, धौलपुर से वो मुरैना आएंगे, राजस्थान के धौलपुर, और उसके बाद वे मुरैना आएंगे। मुरैना से 2 मार्च को उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होगी। जीतू पटवारी पीसीसी चीफ मध्य प्रदेश उसकी तैयारियों में लगे। वे लगातार उस रूट पे बैठ के कर रहे हैं जिस रूट पे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जाएगी, और इसके साथ वे लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी लगे हुए हैं। अनुज जी, कुछ खबरें हमारे पास मौसम को लेकर भी आई हैं, क्योंकि मौसम में कुछ बदलाव देखने को मिला है और मौसम विभाग ने बारिश और ओले का अलर्ट भी जारी किया है। इसे लेकर कोई अपडेट है? देखिए, पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश के मौसम में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण अचानक बदलाव आया। और कल की भी बात करें तो कल दिन भर देर रात तक ठंडी हवाएं चलती रही, और उत्तर भारत से ये ठंडी हवाएं आ रही हैं, और ये हाड़ कपा देने वाली, मतलब बहुत ही कांपा देने वाली, शरीर को ठंडक पहुंचाने वाली ठंडी हवाएं थे। और आज भी भोपाल की बात करें और आसपास की बात करें तो ठंडी हवाओं का जो सिलसिला है वो सुबह से ही जारी है। और जहां तक अगले 24 घंटे की बात करें तो मौसम विभाग ने 8 से ज़्यादा जिलों में हल्की बारिश का और ग्वालियर चंबल संभाग में मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है। और देखा जाए तो अगले 24 घंटे में ओले गिरने की भी कई जिलों में मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। और कुल मिला के देखा जाए तो सुबह से ही ठंडी हवाओं का दौर भोपाल और आसपास के इलाकों में भी जारी है। निश्चित तौर पर यहाँ पर मौसम में बदलाव देखने को मिला है। राहुल, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जिस तरीके से आपने तमाम खबरों का जिक्र किया, साथ ही मराठा आंदोलन को लेकर जो स्थिति बनी है, जो आंदोलन तेज हो रहा है, कल की जो खबरें रही कि जालना में बस जलाई गई, जो आंदोलन है वो तेज हो गया है, क्या कुछ इसे लेकर अपडेट रहा है? जी ऋषभ, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन एक सुखद खबर भी आ रही है बीजेपी के लिए भी और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री के लिए। जिस तरह से मराठा राष्ट्र का जो नेतृत्व कर रहे थे मनोज जरंगे पाटिल, उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया। कल वो पानी और जूस पी के उन्होंने अनशन तोड़ दिया, ये एक सुखद खबर है। लेकिन उन्होंने चेतावनी और धमकी भी दी है कि ये मैंने अनशन तोड़ा है, आंदोलन नहीं छोड़ा है, आंदोलन और उग्र करूंगा। तो एक दुखद खबर भी है, एक सुखद खबर भी है। तो अनशन तोड़ देने का इससे ये है कि उनकी हालत बहुत खराब हो रही थी, और उसको देखते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी और एकनाथ शिंदे बहुत चिंतित थे। अगर अनशन नहीं टूटता तो आंदोलन और उग्र हो जाता, लेकिन कल से फिर उग्र हो गया और 1 तारीख को बहुत बड़ा पूरा महाराज बंद का ऐलान किया है मनोज जरंगे पार्टी ने, और सीधा सीधा कहा है कि मुझे ओबीसी आरक्षण में ही मराठा आरक्षण चाहिए। तो ये आरक्षण का सरदर्द अभी खत्म ना होने वाला है। भले चाहे जो भी समझिए अनशन तोड़ दिया गया, हो सकता है और उग्र हो जाए। लेकिन दूसरी बॉलीवुड से एक खबर और आ रही है, जैसे यामी गौतम रातों रात स्टार बन गए आर्टिकल 70 को लेकर, जिस तरह से उनके किरदार को सराहा जा रहा है, और जिस तरह से अमित शाह का वो डायलॉग क्या बात करते हैं, हम कश्मीर कैसे छोड़ देंगे, उसके लिए जान दे देंगे, वो 10th लाइन जिस तरह से फेमस होता रहा है यंगस्टरों में और ओल्ड लोगों में, हर कोई एक जो वहां पे जिस तरह से होता है ना, जिस तरह से पहली देशभक्ति पिक्चर आए थे उनके डायलॉग फेमस हो गए थे, उसी तरह से क्या बात करते हैं, हम कश्मीर के लिए जान दे देंगे, ये पंच लाइन इस तरह हर के जवान पे आएगा। और आर्टिकल 370 कहीं ना कहीं अब 50 से 60 करोड़ के क्लब में आ गई, हो सकता है 100 करोड़ के क्लब आने वाले उसमें आ सकती है। और यामी गौतम रातों रात स्टार बन गए, इनको उनके किरदार को बहुत सराहा जा रहा है। निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण आपने इसको लेकर जानकारी दी। वाकई में जो एक सीन है जिसमें अमित शाह का जो रोल कर रहे हैं माधव पटेल, जिनका नाम उसमें बताया गया है, वाकई में वो सीन काफी वायरल हो रहा है और लोग पसंद भी उसे कर रहे हैं। अवनीश जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे चाह रहा हूँ, जो भू कानून को लेकर आप चर्चा कर रहे थे, मैं चाहूंगा उसको लेकर थोड़ी जानकारी दें, उसके बाद समय हमारे पास कम है। जी अवनीश जी।
जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे ऋषभ, भू कानून को लेके यहाँ पे लगातार जब राज्य गठन हुआ था तभी से यहाँ पे आंदोलन चल रहा था। हालांकि जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे खंडूरी जी, उन्होंने इसको जो है लागू भी कर दिया था। उनका कहना था कि जो बाहरी राज्यों से आकर लोग यहाँ पे जमीनें खरीदते हैं और जिसके कारण आज जमीन जो है वहाँ पे आसमान छू रही है, और जो यहाँ का जो निवासी है उसको जमीन यहाँ पे नहीं मिल पा रही है, रहने के लिए जो है आशियाना नहीं बना पा रहा है वो महंगी जमीन के कारण। उसको लेके यहाँ पे लगातार जो भू कानून की मांग कर रहे थे कि जो बाहरी राज्य के लोग आके खरीद सकते हैं उन पे यहाँ पे प्रतिबंध लगाया जाए। इसको लेके अब कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं भू जो अध्यादेश है वो यहाँ पे लागू कर दे, जिससे यहाँ के रहने वालों को जो है यहाँ पे जो है राहत जरूर मिलेगी, और उनका जो सपनों का घर होता है कि जो एक आशियाना हम भी बना ले, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है वो साकार होता हुआ नजर आएगा। जी निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की, सभी ने आपकी तमाम जानकारी साझा की। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या फिर महाराष्ट्र हो, यहाँ पर सियासी मिजाज गर्म बना हुआ है और साथ ही मौसम में भी बदलाव देखने को मिला है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।